What's up, guys? Hoping you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. आज कोर्ट की जगह एक पिक्चर है। ये देखिए, ये एक लेडी पायलट है और सबसे बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि इनके हाथ नहीं है। इन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे पायलट बनना है, तो ये पायलट बन गई और वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी पायलट बन गई जिनके हाथ नहीं है। ये कंप्लीट जहाज जो है अपने पैरों से कंट्रोल करती हैं। यार, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है दुनिया में। अगर आप सोचोगे उनके बारे में और उनको देखोगे तो दांतों तले उंगली दबा लोगे। जिन्होंने सोचा कि मुझे पायलट बनना है और ये पायलट बन गई। अगर आप एक बार किसी चीज को ठान लो ना यार, और ठान के उस चीज को करने के पीछे लग जाओ, तो दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। आप ही ओनली वो इंसान हो जो आपको रोक सकता है। हर एक दिन आपको सुबह उठना हो या कोई भी काम करना हो, आपका खुद का मन आपको कहता है कि आज रहने दे, कल कर लूंगा। तो उस जो खुद का मन है जो आपको रोकता है, उसको साइड में रख और उसको बोलिए कि नहीं, आज ही करना है और अभी करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी चीजों को फॉलो करके चलो। तो देखिए, आज कोर्ट के बारे में तो बस इतना ही था। थोड़ा आज चीजों को देख लेते हैं। देखो यार, मैंने जो चेंज किए हैं वो ये हैं। अब से जो हम मतलब जो डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें स्टार्टिंग में एक कोर्ट रहेगी, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एडिटोरियल पेज रहेगा। उसके बाद में न्यूज एनालिसिस रहेगा और करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, डेमोक्रेसी वैसे जीत गई है। बहुत बंदे पीआईबी के लिए बोल रहे, तो मैंने पीआईबी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो लेकिन अब करंट अफेयर के क्वेश्चन भी रहेंगे और ज्यादा थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाऊंगा इन क्वेश्चनों की भी, क्योंकि पेपर पास में आ रहा है। ठीक है, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा रहता है, ये जो राइटिंग के लिए होता है। वोकैबुलरी भी बीच बीच में रहेगी, जहां जहां पे उनकी जरूरत लगेगी, मुझे फील होएगा कि यहाँ पे वोकैबुलरी का मीनिंग डालना है, उसको डालूंगा। मैप प्रैक्टिस बीच में रहेगी रहेगी। और एक दो कंट्री का डेली कैपिटल और करेंसी भी मैं बताया करूंगा। बहुत से बंदों ने इसके लिए भी रिक्वेस्ट की थी और कई बंदे स्कीम्स के लिए कह रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि बीच में स्कीम्स भी एक या दो स्कीम पकड़ लिया करूंगा जो भी न्यूज में रहा करेगी, और उसके प्रोविजन यही बता दिया करूंगा। देखो यार, ये पॉसिबल नहीं है कि अलग से वीडियो बनाऊं। कंप्लीट वीडियो मैक्सिमम देखिए 60 मिनट की रखूंगा, एज मतलब पॉसिबल तो 60 मिनट की रखूंगा। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो यार थोड़ा उसको माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर करनी है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, और थोड़ा पेशेंस बना के चलिएगा। देखिए, मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता हूँ यार उतना करूंगा। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई सजेशन देना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप सजेशन दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। बट लेकिन फिलहाल मैं अभी इस पैटर्न पे चलने की कोशिश करूंगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, चीजों को थोड़ा कोऑपरेट करके चलिए, ठीक है ना। और देखिए, आपसे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो चीजों को जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, मैं उतना ही ज्यादा मोटिवेटेड फील करूंगा कि हाँ, चीजें लोगों को पसंद आ रही हैं। और वीडियो को शेयर करिए और पीडीएफ को भी शेयर करिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि लोगों तक पहुंचे जिन तक अब तक ये नहीं पहुंची है। तो आज 3 अप्रैल है, देख लेते हैं कौन से हमको आर्टिकल और पीआईबी और सारा न्यूज एनालिसिस का क्या क्या आज हम लोगों को देखना है। ये वाला आर्टिकल देखिए, हीट जो है आज की डेट में बढ़ती जा रही है और गर्मी बहुत ही अपनी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है गर्मियों में आज की डेट में। तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल है कि किस तरीके से चीजों को टैकल करना चाहिए और हमारी कंट्री में कैसे काम करते हैं, और थोड़ा वेस्टर्न कंट्रियों में किस तरीके से इस चीज को टैकल करके चला जाता है। आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल ग्रोथ के बारे में है और यहाँ पे आपको कई सारे इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट भी जानने और समझने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूज होते रहते हैं। तो अच्छे से पूरे आर्टिकल को समझाऊंगा किस तरीके से, मतलब इकोनॉमिक सर्वे का भी बीच बीच में जिक्र किया गया है। आई कोर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कई सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पे जानने को मिलेंगे। तो इस आर्टिकल को भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल डिजिटल वर्सेस डिसेबल्ड पीपल के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से हमको अपने डिजिटली जो डेवलप्ड आज की डेट की सोसाइटी है, डिसेबल्ड फ्रेंडली बनानी चाहिए उसको। और जो हम प्रोजेक्ट लेके चलते हैं, स्मार्ट इंडिया और मेक इन इंडिया, इस तरीके के जो प्रोजेक्ट लेके चलते हैं, स्मार्ट सिटी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जो रहते हैं, तो किस तरीके से उनको डिसेबल फ्रेंडली बनाया जा सकता है। तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल वही आर्टिकल है जो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हाईवे के आसपास में 500 मीटर की रेंज तक जो शराब वगैरह बैन कर दी गई है, और ये स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे दोनों पे इंप्लीमेंट है। और जो छोटी छोटी दुकान या बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स दोनों रहते हैं, तो वो आप लोगों को याद रखना है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। जो कंटिन्यूअस लेक्चर सुन रहे हैं उन लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी जो जो मैं बोल रहा हूँ अभी यहाँ पे। ये वाला जो आर्टिकल है, ये यूएस से अभी कई सारे चेंजेस करने जा रहा है अपना, जो क्लाइमेट से रिलेटेड उनकी पॉलिसीज है, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है ये। और इंडिया पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन भी निकल के आएगा। ये वाला आर्टिकल देखिए, नॉर्मली वही होता है कि जो एडिटोरियल लिखे होते हैं और जो वो आते हैं न्यूज़पेपर में, वो आर्टिकल्स आते हैं तो उनका रिप्लाई करते हैं ये, ठीक है ना। तो ये देखने लायक नहीं है। ये वाला आर्टिकल देखिए, बहुत सारी पिक्चरें बनती हैं आज की डेट में वर्ल्ड में, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। तो एक तो ये लाइन बोली जा रही है यहाँ पे कि जितनी भी पिक्चरें बनती हैं तो उनकी लगभग 70% मूवी ऐसी रहती हैं कि वो जितना खर्चा उनके ऊपर किया जाता है उसका खर्चा नहीं निकाल पाती हैं। और दूसरी बात ये बताई गई कि देखिए, अगर डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छी मूवी वहीं पे बनती है जहाँ पे डेमोक्रेसी रहती है।
अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है तो वहां पे अच्छी मूवी नहीं बनेगी। आप कुछ भी देख लीजिए, अगर अगर यूएसए को देख लीजिए, वहां पे ऐसी ऐसी मूवियां बनती हैं कि मतलब सारी चीजें दिखाई जाती हैं। उनकी हिस्ट्री की भी मूवी उठा लीजिए या वर्ल्ड की मूवी उठा लीजिए जो वर्ल्ड वार से रिलेटेड है, या कोल्ड वार, जितनी भी मूवी है देख लीजिए। इंडिया में भी अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाली कितनी सारी मूवियां बनती हैं। इवन जोली एलएलबी और इस तरीके की मूवी जो जुडिशरी को भी क्रिटिसाइज करती है, डीले जुडिशरी में जिस तरीके से चल रहा है, तो अच्छी मूवियां वहीं पे निकल के आती है जहां पे डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो इस तरीके की मूवी अलाउड नहीं किया जाएगा कहीं पे भी। तो डेमोक्रेसी की वजह से ही अच्छी मूवियां बन के आती है, और वहां पे एक राइट दिया जाता है जिसकी वजह से लोग अपने जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला राइट रहता है उसको यूज कर सकते हैं, आर्टिकल 19 के तहत जो आता है। ठीक है, ये वाला आर्टिकल कोई खास नहीं है। रेगल सिनेमा जो दिल्ली का था वो बंद हो गया है, तो उसके बारे में आर्टिकल है ये। बहुत पुराना सिनेमा था, यादें ताजा करने के लिए है। अगर किसी को पढ़ना है और अपने घर मतलब बाबा दादी को पढ़ के सुनाना है तो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। बता दीजिए उनके कि उन्होंने कभी उसमें मूवी देखी होगी, तो वो उनका सिनेमा बंद हो गया है। तो काफी इमोशनल मोमेंट था, जिन लोगों ने न्यूज में देखा होगा उनको पता होगा। लोग बाग सेल्फी वगैरह ले रहे थे इसके साथ में। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या डिस्कस करना है हम लोगों को। देखिए पहले कुछ समय तक, अब तक 10 से 15 साल पहले तक जो डिजास्टर हुआ करता था वो इस तरीके का हुआ करता था, या तो अर्थक्वेक आ गया, या सुनामी आ गई, या फिर कुछ भी इस तरीके की बाढ़ वगैरह आ गई, फ्लड वगैरह आ गई। तो ये इस तरीके की जो चीजें थी, इन चीजों को डिजास्टर बोला जाता था। पर लेकिन आज की डेट में ये सब चीजें तो साइड में है ही है। पर आज की डेट में नए नए मतलब चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं, जैसे सूखा पड़ना। ये भी एक तरीके का डिजास्टर हो गया आज की डेट में। सूखा पड़ना भी इस तरीके से डिजास्टर हो गया कि आपको मतलब इतना ज्यादा हो गया आज की डेट में, ये कितने एरिया पे इंपैक्ट डालता है, और जो कि एक रेगुलर हो चुका है। पहले होता था कि कभी कभी पड़ गया, लेकिन अब रेगुलरली में सूखा पड़ना। दूसरा क्या हो गया, हीट। जो हीट है वो बढ़ती ही बढ़ती जा रही है। किस तरीके से हीट बढ़ती जा रही है, हालांकि सूखा और हीट थोड़ा थोड़ा कोरिलेटेड होते हैं, पर लेकिन फिर भी ये भी एक तरीके का कॉन्सेप्ट है, मतलब इस तरीके से कि ये भी आज की डेट में एक डिजास्टर का रूप ले ले रहा है। हीट इस तरीके से बढ़ रहा है, और देखिए इंडिया जैसी कंट्री पे तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है अगर हीट हो रही है या फिर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों, रीजन समझ में आ रहा होगा। जैसे इंडिया का नाम लिया मैंने, क्योंकि इंडिया जो है एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और अगर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी में इस तरीके की चीजें हो रही है तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने से जो याइल्ड है, जो इसकी ग्रोथ होती है, वो डायरेक्ट इंपैक्टेड होती है। तो उन सब चीजों को देखते हुए तो यहाँ पे आर्टिकल उसी के एवज में आया गया है ये। तो इसमें क्या बोला गया है, देखिए क्या है कि नॉर्मली जो मर्करी रहता है, जो टेम्परेचर रहता है, जो बढ़ता है, अप्रैल और जून का ले लीजिए। जून के बाद में मानसून आना स्टार्ट हो जाता है कंट्री में, तो जून में मानसून आता है तो उससे फिर चीजें सेट होने लगती हैं। तो जो एवरेज से लगभग 5 से 6 तो नॉर्मली रहता ही रहता है, अब अगर आजकल के दिनों में देखा जाए। और ये मैक्सिमम, ये ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में रहता है, ये फुल जियोग्राफिकल एरिया में फैलता है आज की डेट में। और यहाँ पे वर्ड यूज किया गया हीट वेव। ये हीट वेव ऐसा नहीं है कि गर्म हवाएं चल रही हैं, नहीं। हीट वेव का मतलब होता है कि लंबे समय तक बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर रहना है कंटिन्यूअसली। और खासकर ये होता है जहाँ पे ओशन फेसिंग कंट्री होती है। देखिए होता क्या है, जिस तरीके से इंडिया को ले लीजिए, यहाँ पे मैक्सिमम ओशन है, तो यहाँ से इस वाले एरिया में जो टेम्परेचर होता है पानी का बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो इस वाले एरिया में है काफी हीट जो है वो भी बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे, इन्होंने देखे एक्सप्लेन भी किया है, यहाँ पे देखिए साउथ वाले एरिया में बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तो इंडियन ओशन हो गया और पैसिफिक ओशन हो गया। तो देखिए जितने भी ओशन है, अगर उन वाले फेस में अगर देखा जाए तो टेम्परेचर अच्छा खासा बढ़ता है, और जो कोस्टल एरिया उन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। और जैसे जैसे ग्लेशियर वगैरह पिघलने स्टार्ट होते हैं, तो ऐसे ऐसे पानी का टेम्परेचर नहीं, पानी का लेवल भी बढ़ना स्टार्ट होता है। टेम्परेचर तो बढ़ता ही बढ़ता है, और जैसे जैसे लेवल बढ़ता है तो कोस्टल एरिया में जो आइलैंड वाले एरिया है, अगर इंडिया के भी देखा जाए, अंडमान निकोबार वाला एरिया हो गया या फिर लक्षद्वीप वाला एरिया हो गया, तो इनका भी टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता रहता है, उसी तरीके से इन वाले एरिया में भी हमारा इंपैक्ट पड़ता रहता है। तो बहुत ही सोचने वाली बात हो जाती है ये। तो ये तो आउटसाइड वाला एरिया हो गया। तो ये क्या है, अगर ये हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, तो इसको लड़ने के लिए, इससे बचने के लिए बोला गया है कि एक एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए। एक्शन प्लान के तहत स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी लेवल पे सब पे प्रॉपर वे में एक वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब चीजें हो जाए तभी चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट करना चाहिए। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी इंक्लूड करना चाहिए। और देखिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम होता है जबकि कोई डिजास्टर आ गया है तो उसको टैकल करना। पर लेकिन इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है, इसका काम पहले होता है। मतलब ये तो होती है बाद में आती है ये अथॉरिटी, तो ये काम होता है पहले, मतलब पहले से अनाउंस कर देना चीजों को, जिससे कि लोग बाग समझ जाएं कि कंडीशन क्या बनी हुई है। तो ये क्या करते हैं, पहले से चीजों को अनाउंस कर देते हैं कि मतलब देखिए कि आने वाले टाइम में इतनी ज्यादा बारिश होने वाली है, आने वाले टाइम में इतना ज्यादा टेम्परेचर रहने वाला है। तो उसके हिसाब से फिर डिजास्टर मैनेजमेंट वाले अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट इंडिकेशन किसके द्वारा दिया जाता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो इन्हीं के द्वारा एक सजेशन दिया जाता है कि आप लोगों को किस तरीके से फोकस करके चलना चाहिए।
ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे यूरोप का एग्जांपल ले रहे हैं कि यूरोप वाले एरिया में देखिए पहले से प्रिपेयर्ड होकर चल रहे हैं, जबकि 2003 में क्या हुआ था, वहां पे बहुत ज्यादा आदमी मारे गए थे। क्रिपलिंग मतलब होते हैं गंभीर, तो क्रिपलिंग मतलब गंभीर हीट, वहां पे बहुत ज्यादा हीट, इतनी हीट वेव चली थी। और अगर आप ध्यान से देखें थोड़ा मैप में, देखिए ये पड़ गया हमारा इक्वेटर। हालांकि मेरे वाला इक्वेटर थोड़ा ऊपर नीचे है, ये मैंने मैप एक्चुअली अलग अलग काट रखा है, तो फिर उसको चिपकाया, तो यहाँ पे एक लाइन है जो कि खत्म कर रखी है, तो इक्वेटर ये वाली याद रखिएगा इसको। चलो देखूंगा यार, टाइम लगेगा तो इसको थोड़ा सीधा करूंगा मैं, ठीक है। ये मेरा इक्वेटर थोड़ा तिरछा हो रखा है, तो देखिए ये इक्वेटर हो गया। इक्वेटर से ऊपर यहाँ पे कितने ऊपर जाके पड़ गया, अगर यहाँ पे इसको एरिया को देखें, ये वाला यूरोप हो गया, और ये वाला यूरोप बल्कि इंडिया से भी ऊपर पड़ गया। और यहाँ पे हिमालय है, तो हिमालय में कितनी ठंड वगैरह रहती है, अच्छा खासा एरिया रहता है। तो अगर यहाँ पे देखें जरा सी भी हीट पड़ रही है ना, तो इस वाले एरिया में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये हीट जो झेल नहीं पाते हैं यहाँ के आदमी हीट नहीं झेल पाते हैं। वो जो होता है इनका ठंडा मौसम रहता है, एक मॉडरेट मौसम रहता है हमेशा। तो यहाँ पे अगर जरा सी भी हीट बढ़ रही है तो वो आदमी तिलमिला जाते हैं। तो इसलिए उनको तो बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर करनी पड़ती है चीजें, अपने पे फोकस करने के लिए। तो उनको देख के काम करना पड़ता है सब चीजों का। क्या 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 दिख गया, देखिए कितनी चीजें पढ़नी पड़ती है, तब जाके लेक्चर तैयार होता है। सारी चीजें पढ़ पढ़ के तब जाके पॉइंट्स निकल के आते हैं मुंह से, वरना ऐसे तो बीच बीच में अटक जाएंगी चीजें। चलिए कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लगे रहो बस, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, वही है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो लगे रहो बस। तो देखिए ये बात चल रही है, तो वहां पे यूरोप वाले एरिया में क्या होती है चीजें, और ज्यादा उनको चीजें ढंग से करके चलनी पड़ती है। और इंडिया में तो क्रॉप फेलियर अगर हो जाती है तो यहाँ पे फिर चीजें समझ रहे हो कि क्या हो जाएगा। और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कुछ तो वैसे ही नहीं आती है, और जब जब गर्मी बढ़ती है तब और ज्यादा चीजें कट, और तो सिटियों में भी कट होना स्टार्ट हो जाता है। और तो छोड़ो, दूसरी चीजें तो साइड में रह गई। आप लोगों को फोकस देके क्या चलना है, देखिए जैसे जैसे गर्मी होती है, एक तो सबसे बड़ी बात होती है डिहाइड्रेशन, मतलब अपने आप को पानी अच्छा खासा पिला के रखें। और जो बच्चे होते हैं और बड़े बूढ़े होते हैं, उनका भी ध्यान रखें। मतलब पानी पीते रहें टाइम टाइम पे, क्योंकि अगर पानी की कमी आती है तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। देखिए कुछ चीजें होती हैं छोटी छोटी सी, पानी पी के रखें, व्हाइट कपड़े पहने, तो इस तरीके से थोड़ा चीजों को ध्यान रखें, तो अपने आप को सेव किया जा सकता है। ठीक है। ये बोल रहा है फिर हीट क्रैम्प्स, मतलब गर्मी में जो अकड़न हो जाती है, वो नहीं बोलते हैं कि पछुआ हवा या पछुआ परवा क्या बोलते हैं उसको, हवा चलेगी तो मतलब शरीर में अकड़न हो जाती है। तो उस तरीके की चीजें भी होती है, मतलब बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा। और हीट स्ट्रोक भी आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो डेडली हीट स्ट्रोक, तो इस तरह की चीजें होती हैं कि हम इनसे बच सकते हैं अगर हम थोड़ा सा प्रॉपर वे में चीजों को करके चले। बस हमको थोड़ा सा फोकस देना होता है कि किस तरीके से इनको टैकल किया जाए। और देखिए अगर जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है, एक तो ज्यादा सर्दी और ज्यादा गर्मी, इन्हीं दो मौसम ऐसे रहते हैं। ये बोला भी जाता है गांव वाले एरिया में तो, कि देखो अब की बार सर्दी को पार कर पाएंगे या नहीं, अब की बार गर्मी को पार कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि जो बड़े बूढ़े होते हैं उनका जो बॉडी हो चुकी होती है वो इतनी रेजिस्टेंट नहीं कर पाती है। वो बहुत ही ज्यादा, मतलब आप लोग कह सकते हैं कि प्रोन हो जाती है उस चीज को लेके, उस चीज का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है। और ब्लड विस्कोसिटी अफेक्ट होती है उसकी वजह से, जिससे क्लोटिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ब्लड क्लोट आप लोगों ने सुना होगा, माइंड में क्लोटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से मतलब अटैक वगैरह आते हैं, और मतलब थक्का जम जाना कहते हैं हिंदी में उसको, ठीक है ना। तो थ्रम्बोसिस बोलते हैं उसको। तो ये होता है ब्लड क्लोट कहते हैं उसको। तो इसके लिए भी कई सारे उपाय होते हैं, अगर आप हरी सब्जी वगैरह खाते रहें और प्रॉपर वे में मतलब व्यायाम करते रहें अगर थोड़ा थोड़ा, तो चीजें रहती हैं। पर लेकिन एल्डरली पीपल के लिए ये बहुत ही ज्यादा मतलब टफ चीज हो जाती है उनके लिए करने की। तो इसीलिए देखिए बोल रहे हैं पहले फोरकास्टिंग कर देनी चाहिए, अर्ली वार्निंग वार्निंग दे देनी चाहिए, जिससे कि चीजें प्रॉपर वे में हो सके। और एक प्रॉपर एक्शन प्लान लॉन्च करना चाहिए एनडीएमए को, और दोनों को, स्टेट को मिलकर और सेंटर को मिलकर। इसी तरीके से देखिए एक क्या काम होता है, जैसे कि बच्चों के स्कूल जो है शेड्यूल चेंज कर दिए जाते हैं, और ज्यादा गर्मी होती है तो फिर उस टाइम पे क्या कर दिया जाता है, बंद भी कर दिए जाते हैं। तो यहाँ तक कंडीशन आ जाती है। और मतलब इस तरह की कंडीशन देखिए क्यों आती है, वो इसीलिए आती है क्योंकि बच्चे भी ज्यादा प्रोन होते हैं, जैसे जैसे बूढ़े होते हैं ऐसे ऐसे बच्चों भी ज्यादा प्रोन होते हैं, उनकी नाजुक स्किन होती है बहुत ज्यादा, एज कम्पेयर टू जो बड़े ग्रोन और मैच्योर आदमी होते हैं। और देखिए फिर क्या कर दिया जाता है, जो वर्किंग आवर होते हैं उनकी भी शेड्यूल चेंज कर दिया जाता है कि ठंडे टाइम में आके थोड़ा काम ज्यादा करिएगा। और पानी जो होता है अवेलेबल किया जाता है। पानी से यार एक चीज याद आई, जैसे कि जैसे गर्मी जितनी ज्यादा आती जा रही है, तो आप भी थोड़ा कर सकते हैं अपने छतों पे थोड़ा बर्तन में पानी रख दिया कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पक्षी जो होते हैं मतलब मर जाते हैं आज की डेट में प्यास की वजह से। तो थोड़ा पानी रख सकते हैं। और एक दूसरा और है, जो बंदे पानी सूरज को देने में डेली शेड्यूल रखते हैं उनके लिए तो और भी फायदेमंद है ये काम आसान करना। पानी सूरज की तरफ को मुंह करे और बर्तन में पानी डाल दे, आपका पानी देने का काम भी हो जाएगा और पक्षी को पानी भी मिल जाएगा। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं पैरेलल में, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, आपका भी जो जो आप रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं चीजों को वो भी हो जाएगा, और पक्षियों को पानी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काम कर सकते हैं आप। यूरोप और अमेरिका में अगर देखी जाए चीजें,
वहाँ पे कई सारी चीजें बनाई जाती है, मतलब क्रिएटिंग ग्रीन स्पेस बनाया जाता है, ब्लू अर्बन स्पेस बनाया जाता है, मतलब जहाँ पे चीजें आराम से ज्यादा हीट ना पड़े। और देखिए हाउसिंग भी उसी तरीके से वहाँ पे डिजाइन की जाती है। और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, देखिए जिस तरीके से प्रॉपर वर्क किया जाता है उसको देखिए एल्बिडो बोलते हैं। जो बंदे ज्योग्राफी को पढ़ते होंगे, ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। एल्बिडो होता क्या है, एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप लोग। एल्बिडो देखिए ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट जो व्हाइट होता है उससे सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट होता है। इसी वजह से बोला जाता है कि गर्मियों में आप लोगों को व्हाइट कपड़े पहनने चाहिए। साइंस में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कई बार आ चुका है प्रीलिम्स में क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में भी। तो एल्बिडो कॉन्सेप्ट होता है कि कितना ज्यादा मतलब एक तरीके से चीजें एब्जॉर्ब की जा रही है। देखिए जो यहाँ से होता है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है व्हाइट से, पर लेकिन जो ब्लैक होता है वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपने ब्लैक शर्ट पहन रखी है, ब्लैक टी शर्ट पहन रखी है, तो आपके बॉडी में हीट ज्यादा जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि व्हाइट कपड़ा पहनो, ठीक है ना। तो जितना भी एब्जॉर्व कर रहा है कोई सरफेस और जितना भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कोई सरफेस, वो एल्बिडो के ऊपर, एल्बिडो इफेक्ट बोलते हैं उसको। तो इसी की वजह से देखिए वाटर में होता है हाई रिफ्लेक्शन होता है, और फॉरेस्ट में होता है लो रिफ्लेक्शन होता है। तो इसीलिए वाटर का टेम्परेचर एज एज कम्पेयर टू फॉरेस्ट के टेम्परेचर में वो रहता है डिफरेंस। आइस का देख लीजिए बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है, और मतलब आइस का देख लीजिए, मतलब जितने व्हाइट चीजें होंगी ना उनका रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा रहता है, और वो जितने व्हाइट होंगी उनका क्या रहेगा, वो इतनी ही कम गर्म होंगी उस टाइम पे, ठीक है ना। तो इसलिए बोला जाता है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा एल्बिडो का, ये डायरेक्ट इसी से रिलेटेड है, रिफ्लेक्शन से और एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड, कि कितना एब्जॉर्ब करता है कितना रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछने वाला था कि मैं आइस में ज्यादा होगा लकड़ी में ज्यादा होगा, फिर मैंने सोचा कि बता देता हूँ थोड़ा कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कि पढ़ाई मतलब पढ़ाई के पर्पज से नहीं, वैसे नॉर्मली भी लेक्चर को सुनते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। तो यही है, बस आगे प्रॉपर वे में स्टडी करें और लोगों को इन्फॉर्म करें और उसको इम्प्लीमेंट भी करें, जिससे कि उसको आराम से यूज में लाया जा सके हर एक लेवल पे, सेंटर लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, और खासकर विलेज लेवल पे भी। और देखिए जो सिटीज होती है उन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। चलिए यहाँ पे भी एक मेंस का क्वेश्चन, क्या आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं इसके बारे में। आप क्वेश्चन बताइएगा कि इसके अलावा और क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं जिससे कि हीट वेव से बचा जा सके। या आप लोगों को कुछ समय सजेशन लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हीट वेव से या फिर गर्मी से किस तरीके से बना बचा जा सकता है, और क्या हो सकता है प्रॉपर वे में जिससे कि वाटर को यूज किया जा सके। वाटर के भी कुछ दो तीन पॉइंट इसमें ऐड कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और वाटर और हीट दोनों के पॉइंट ऐड कर दीजिएगा, जिससे कि प्रॉपर वे में एक आपका आंसर बन जाए। लगभग लिख दीजिएगा 100 वर्ड तक तो मिनिमम। और बाकी का एक क्वेश्चन आगे रहेगा ये आप लोगों का। ये वाला डिजिटल से रिलेटेड है कि डिजिटल और डिसेबिलिटी में इन्होंने कंपेयर किया है। तो आर्टिकल स्टार्ट कहाँ से होता है, पहले ये आप थोड़ा याद रखिएगा इसको। इस तरीके के जो डेटा होते हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। तो डेटा ये है यहाँ पे कि 8 से 10% इंडियन पॉपुलेशन डिसेबल्ड है, जिन्हें नरेंद्र मोदी जी ने अपने अपनी कॉन्फ्रेंस में जब वो अपना भाषण दे रहे थे, कब भाषण दे रहे थे, वर्ल्ड डिसेबल्ड डे पे। तो उन्होंने वहां पे उनको दिव्यांग भी बोला था। तो दिव्यांग वर्ड आज की डेट में यूज किया जाता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है कि आप लोगों को बताना है वर्ल्ड डिसेबल्ड डे कब बनाया जाता है, और जो अभी लास्ट वाला था उसकी थीम क्या थी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, और बाकी एक स्कीम है इससे रिलेटेड, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आप लोगों से। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से चीजों को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आज की डेट में सब चीजें डिजिटल है। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकती है यहाँ पे, और बहुत ही लंबे स्केल पे, एक लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट डालती है ये। तो इसी तरीके से इसको अगर प्रॉपर वे में यूज किया जाए तो ढंग से फोकस किया जा सकता है। पर लेकिन फोकस करने के लिए देखिए एसेसिबिलिटी है जो आज की डेट में इंटरनेट की ले लीजिए, किसी भी चीज की ले लीजिए। तो फिर भी जिस तरीके से हम डिजिटलाइज चीजों को करते जा रहे हैं, पर लेकिन उतना पेनिट्रेशन इंटरनेट का नहीं है। हालांकि जियो के आने से चीजें अच्छी हुई हैं, पर लेकिन फिर भी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे हम चीजों को इंप्लीमेंट करने की सोच रहे हैं। तो एक तो ये चीजें हो गई कि हमको पुअर जो एसेसिबिलिटी है उसको ढंग से करना चाहिए, उस पर फोकस देना चाहिए। और दूसरा है पॉलिटिकल विल। जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, देखिए ये चीज मुझे बहुत ही गंदी लगती है। आज हमारे देश में पानी फ्री मिल जाएगा, हमारे देश में मतलब लैपटॉप फ्री मिल जाएगा, हमारे देश में सब चीजें फ्री मिल जाएंगी, पर जहां भी एजुकेशन फ्री का नाम आता है वहां पे सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि पता है सबको जिस दिन एजुकेशन फ्री कर दी उस दिन लोग समझदार हो जाएंगे और चीजों को समझना स्टार्ट कर देंगे। और जिस दिन उन्होंने चीजों को समझना स्टार्ट कर दिया तो जिस तरीके से बहकाते हैं रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, ऐसे ऐसे काम सोसाइटी में किए जाते हैं, उसी दिन उनके वो धंधे चलने बंद हो जाएंगे, उनके धंधों पे उसी दिन क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इसीलिए ये नहीं चाहते हैं कि एजुकेशन फ्री हो। देखिए आप लोग चीजों को जितना करें, हम और आप जैसे लोग ही इन चीजों को सुधार सकते हैं। सब चीज पॉलिटिशियन के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। वही है ना, बोला गया था डायलॉग कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो भगवान हमारे भरोसे बैठे हुए हैं क्या पता यार, तो हम लोगों को चीजें करनी है, ठीक है। तो सोशल जो एक्सक्लूजन रहता है उनका, डिजिटली जो डिसेबल्ड पीपल रहते हैं, उनको उनका एक्सक्लूजन नहीं करना, उनको सोसाइटी में इंक्लूड करना है, उनको सिखाना है, उनको बताना है कि ये चीजें होती हैं, और उनके उनके जिससे उनको प्रॉब्लम ना फेस करें, उस तरीके से चीजें हमको लेके चलनी है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, स्मार्ट सिटीज हम बनाते हैं, डिजिटल इंडिया की चीजें चल रही हैं, पर लेकिन इनमें हमको फोकस देके चलना चाहिए
कि हमारा जो फोकस इन पे भी रहना चाहिए जो डिसेबल्ड पीपल हैं। ये नहीं है कि हमने बस कॉन्सेप्ट तो बना के चल दिया पर इनके ऊपर फोकस नहीं दिया गया। देखिए 8% बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है अगर इसको काउंट करेंगे आप, जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसका 8% अगर निकालेंगे तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, डिसेबल्ड फ्रेंडली चीजें होनी चाहिए, इनको भी उसमें काउंट करके चलना है। ये भी हमारा ही पार्ट है, हमारी ही सोसाइटी का पार्ट है, तो इनको साइड में नहीं करना है, हमको इनको पार्ट बना के चलना है। और अचीविंग यूनिवर्सल एसेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड एक थीम भी आएगी, उसके बारे में भी हम लोग थीम मतलब एक स्कीम आएगी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाना है और बैरियर फ्री इन्वायरमेंट बनाना है। जिस तरीके से अगर बस ले लीजिए तो बस की आज के डेट में अगर दिल्ली और एरिया में बस देखें तो इतनी ऊपर होती है, वहां पे अगर नॉर्मली आदमी चढ़ नहीं पाता है उनपे, तो उनको थोड़ा नीचे करना चाहिए जिससे कि आदमी चढ़ जाए आराम से। और जो खड़े होने के स्टेशन होते हैं वो भी ढंग से बनाना चाहिए, हालांकि मेट्रो में फैसिलिटीज अच्छी है, वो भी आप लोगों को मैं आगे दिखाऊंगा। देखिए उस तरीके से। और इंडिया सबसे अच्छी बात ये क्या है, यहाँ पे इंडिया फर्स्ट कंट्री थी जिसने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी को साइन किया था। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो कोई भी चीज वर्ल्ड लेवल पे होती है जो कि यूएन के अंडर में होती है, तो वर्ल्ड लेवल पे कोई भी चीज होती है। देखिए वर्ल्ड से एक चीज याद भी आ गई, कल मैं गलती से इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर में जो मतलब ये होता है एसडीआर जिसको बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जिसको बोलते हैं, तो उसमें गलती से मैंने वर्ल्ड बैंक बोल दिया माइंड में, हालांकि आईएमएफ भी था। तो वो आईएमएफ है, उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, कई बार ऐसी चीजें होती रहती हैं यार, तो थोड़ा उसको थोड़ा आप लोग मतलब थोड़ा देख लिया कीजिए, ठीक है ना। तो आईएमएफ था वो, तो वर्ल्ड बैंक निकल गया मुंह से गलती से। तो देखिए वर्ल्ड लेवल पे जो चीजें होती हैं वो यूएन के थ्रू होती हैं, ठीक है। तो यूएन के थ्रू एक तो वर्ल्ड लेवल पे हो गई, फिर इससे रेफरेंस ले लेके सब कंट्री अपना खुद की स्कीम बनाती है अपने लेवल पे जो भी उनको करना होता है। मतलब एक फेडरल सिस्टम देख सकते हैं अगर वर्ल्ड के बेस पे लेके चले, एक यूएन हो गया बीच में और नीचे सारी कंट्रीज हो गई, जिस तरीके से स्टेट हो गया सेंटर में और साइड साइड में सारे मतलब सेंटर में हो गया कंट्री और साइड साइड में सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हो गई। तो उसी तरीके से चीजें यहाँ पे भी की जाती है। तो राइट्स जो होते हैं, तो वहां पे हमने सबसे पहले इसको साइन को मतलब सबसे पहले इसको साइन किया था, जिसमें देखिए होता क्या है इसमें, ये एक इंटरनेशनल लेवल पे चीजें होती हैं जिसके तहत जो प्रोटेक्शन की जाती है राइट्स की, किसके डिसेबल्ड पीपल रहते हैं और जिनको दिव्यांग बोलते हैं, उनके राइट और उनका एक तरीके से आप डिग्निटी भी बोल सकते हैं, उनको मतलब सिक्योर किया जाता है। तो उसके बेस पे हम लोगों ने भी अपने यहाँ पे साइन करने के बाद में अपने यहाँ के रूल एंड रेगुलेशन बना लिए हैं। तो उसको आगे देखते हैं अभी क्या क्या चीजें हैं उसमें। ये देखिए हमने पास किया 2016 में, क्या पास किया, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये हमने एक्ट पास किया है। तो इस एक्ट के तहत हमने जो चीजें हैं वो डिसेबिलिटी का मतलब क्या है, मतलब किस तरीके से हमने उनको मतलब किस तरीके से उसको इसमें लेके चला है। तो डिसेबिलिटी की हमने इसमें क्या किया था, हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था, डिसेबल्ड पीपल में और भी बहुत सारी इन्होंने चीजें डाल दी हैं। तो वो भी चीजें आप लोग देख लीजिएगा, पीछे रिवीजन कर लीजिएगा उसका, पीछे लेक्चर में हो चुकी है कई सारी चीजें। तो सबसे पहले तो फिजिकल इन्वायरमेंट, देखिए एक फिजिकल इन्वायरमेंट प्रॉपर वे में होना चाहिए। एक कोई भी इनको अगर फैसिलिटी आ रही है, अगर फिजिकली कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड या फिर इन्फॉर्मेशन को लेने में, कोई भी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन या इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, अगर किसी इन्फॉर्मेशन की बात आती है वेबसाइट पे, अगर मान लीजिए किसी आदमी को दिखता नहीं है तो वो कैसे उसको उसी के लिए इन्फॉर्मेशन है और वही उसको पढ़ नहीं पा रहा है, तो किस तरीके से इस तरीके से चीजें चलेंगी। तो जो टेक्नोलॉजी है वो इनके लिए एक तरीके से अप्रोप्रिएट बनानी चाहिए, इनके लेवल पे काम होना चाहिए और रूरल और अर्बन दोनों एरिया में काम होना चाहिए। रूरल रूरल और अर्बन दोनों एरिया में काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अर्बन अर्बन में फोकस करके चलते रहिए। और देखिए मेट्रो का अगर आप लोगों ने देखा होगा, पीली पट्टी बनी होती है, पीली पट्टी इसलिए बनी होती है जिन आदमियों को दिखता नहीं है, लिफ्ट से डायरेक्ट निकल के आती है। और जहां पे ये इस तरीके से मतलब ये स्क्वायर टाइप का बना रहता है, आप लोग जब भी देखेंगे इसके सामने ही गेट खुलेगा हमेशा। तो ये डिसेबल्ड फ्रेंडली है, इस तरीके से ये भी फैसिलिटी होती है, व्हील चेयर की भी फैसिलिटी होती है यहाँ पे मेट्रोज में। तो ये सारी चीजें करके चलना है जिससे कि एक प्रॉपर वे में फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है। और देखिए सबसे बड़ी बात होती है, हम रूल और रेगुलेशन बना तो देते हैं पर लेकिन बनाने के साथ में सबसे बड़ी बात होती है इंप्लीमेंट करने वाली। सारी चीजें पेपर पे रह जाती हैं, पेपर पे चीजें रहती हैं कि हमारे यहाँ पे ये भी है, हमारे यहाँ पे ये भी है, हमारे यहाँ पे ये भी है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं कि सारे रूल एंड रेगुलेशन हमारे यहाँ पे है, पर लेकिन अगर ढंग से देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे कोई इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो इसीलिए देखिए ये एसेसेबल इंडिया कैंपेन चलाया गया था, सुगम्य भारत अभियान, इन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब ये सुगम्य भारत अभियान एसेसेबल जो इंडिया कैंपेन है ये क्या है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं हम थोड़ा सा। ये देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था, मुझे याद है जब मैंने ये पिछली बार डिस्कस किया था, ये क्या है। सबसे पहले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आता है, जिसके जो मतलब मिनिस्टर हैं वो है श्री थावर चंद गहलोत जी हैं उसके मिनिस्टर। तो मिनिस्टर का भी नाम थोड़ा याद रखा कीजिए यार, देखिए गिने चुने होते हैं,
तो पता होना चाहिए सबसे पहले। तो ये क्या है, एसेसेबल इंडिया, मतलब एसेसेबल इंडिया कैंपेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सुगम्य भारत अभियान। तो इसके तहत क्या करना है, 50% गवर्नमेंट बिल्डिंग को 2018 तक, 50% बोला है यहाँ पे, 2018 तक, और नेशनल कैपिटल की जो एरिया है उनमें क्या करना है, उनको एसेसेबल, डिसेबल फ्रेंडली के एसेसेबल बनाना है, जिससे ये आदमी वहां पे आराम से जा सके। ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या बोला है, एयरपोर्ट जितने होते हैं और रेलवे स्टेशन जो होते हैं उनको भी, उन पे भी वर्क करना है। 10% गवर्नमेंट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उन पे फोकस करना है 2018 तक, और 50% पब्लिक डॉक्यूमेंट जो इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा उन पे फोकस करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको मतलब याद रखने चाहिए, थोड़ा आइडिया होना चाहिए कम से कम, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहा है तो किस तरीके से इन पॉइंट को आपको यूज करना है। ठीक है। तो देखिए यही हो गया, फिर आगे चल के कंक्लूजन में अब, तो सबसे बड़ी वही बात आती है, देखिए जब से इंडिपेंडेंट हुआ है तो थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ है कि चीजें अच्छे लेवल पे होनी स्टार्ट हुई है, ये नहीं कह सकते कि नहीं होनी स्टार्ट हुई है। और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है यार सबकी, सबको प्रॉपर वे में वर्क करना चाहिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी का यूज, स्टेक होल्डर, ये सारी चीज वही आती है कंक्लूजन का जब भी नाम आता है। और कहीं ना कहीं यार ये मेरी जो कोट थी स्टार्टिंग में वो भी इसीलिए बोली गई थी, इसीलिए डाली गई थी, ये देखिए इनके पास में हाथ नहीं है, पर आप हम लोगों को भी इनको किसी भी तरीके से कमजोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है। और अगर हम लोग इनको कमजोर समझ रहे हैं तो ये हम मतलब एक तरीके से खुद ही अपने आप को हम मतलब अपने आंखों पे पट्टी बांध रहे हैं। ये देखिए जो काम इन्होंने कर दिया कौन कर पाएगा, आप और हम जैसे लोग कर पाएंगे? तो किसी भी तरीके से इनको कमजोर नहीं आंकना चाहिए। और एक यहाँ पे मैंने आप लोगों को दीपा मलिक जी का भी एग्जाम्पल दिया था, ये भी देखिए इनके भी पैर काम नहीं करते हैं, इनकी बॉडी भी उसी तरीके से है, पर फिर भी ये किस मुकाम पर पहुंच गई है। तो कभी भी किसी भी तरीके से नेगेटिव चीजें नहीं सोचनी चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो ये चीजें हमको हमेशा सपोर्ट करनी चाहिए। आइए अब आगे देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्यार से लिखा गया है, कुछ सारे कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को जानने को मिलेंगे, पर लेकिन यहाँ पे जितने कॉन्सेप्ट आप लोगों को जानने को मिलेंगे इससे ज़्यादा चीज़ें जो है मतलब आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताई जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिटेल की हैं और ये सारी इकोनॉमिक सर्वे में मैं बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल में चीज़ें समझनी है, क्योंकि वहाँ पे मैंने 40-40 मिनट के लगभग लेक्चर ले रखे हैं, तो वो लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट सारे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए गए हैं वहाँ पे। तो देखिए क्या है यहाँ पे, सेंट्रल स्टेटिक्स ऑफिस। तो इसके बारे में देखा जाए तो इन्होंने अपना जो एस्टिमेशन निकाला गया था, तो एस्टिमेशन ये निकाला गया है कि देखिए 7.1 का जो ग्रोथ निकाला गया है जीडीपी का। तो ये जो ग्रोथ है, तो ग्रोथ को देखिए जब से पहले डिमोनेटाइजेशन से पहले की बात चल रही है, तो डिमोनेटाइजेशन कई बार तो आंका नहीं जाता था, डिमोनेटाइजेशन आंकने के बाद में उसका एक प्रॉपर निकालने के बाद में तब चीजें सेट की जाती हैं। तो ग्रोथ को अगर देखा जाए तो ग्रोथ डिटरमाइन कैसे किया जाता है, तो दो फैक्टर इन्होंने बोला है। सबसे पहला तो बोल रहे हैं क्या, इन्वेस्टमेंट रेट क्या है, मतलब किसी भी कंट्री में कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और दूसरा फिर इफिशियंसी ऑफ यूज द कैपिटल, इन्वेस्टमेंट तो आ गया, पैसे तो आ गए, अब उसको यूज भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मतलब है। तो इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, हैरोड डोमार मॉडल के तहत ये चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। होता क्या है इस मॉडल के तहत, इस मॉडल के तहत होता है कि देखिए जो ग्रोथ रेट इज इक्वल टू, मतलब ग्रोथ रेट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रेट, कितना इन्वेस्टमेंट रेट आ रहा है, और डिवाइडेड बाई इसको बोलते हैं आई कोर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। ये चीजें अभी थोड़ी और लग रही होंगी लेकिन थोड़ी देर में भी समझाऊंगा तो सब चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहले तो एक बार मॉडल देख लीजिए। देखिए रेट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ अगर देखा जाए तो सेविंग रेट, जितना सेविंग करते हैं, हमारे यहाँ पे सेविंग होती है जिस तरीके से, वो सेविंग हम बैंक में करते हैं, वो सेविंग बैंक में हो जाती है, हमारी तरफ से सेविंग रहती है वो। पर लेकिन अगर बैंक देखिए उसको बाहर दे देता है, कि उसको इंडस्ट्रीज को दे देता है जिससे कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके हाइयर रेट पे, जितना वो हमको बैंक प्रोवाइड कराता है इंटरेस्ट रेट, उससे ज्यादा बाहर वालों को देता है, क्योंकि उसको अपनी भी कमाई निकालनी होती है। और कैपिटल प्रोडक्टिविटी, जितनी कैपिटल आ रही है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, कितना उसको यूज करना है हमको, किस तरीके से यूज करना है। और उसमें फिर क्या बताते हैं, उसमें डिप्रीशिएशन जो रहता है, मतलब ये क्या रहता है, कैपिटल का डिप्रीशिएशन, मतलब एक तरीके से जैसे मशीन कोई आ गई, अगर मान लीजिए आपने कोई भी कैंची ले ली है, मान लीजिए कैंची ले लीजिए, छोटा सा एग्जांपल, तो कैंची से मान लीजिए कोई बार्बर है जो मतलब बाल काट रहा है, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, कैंची काम करना बंद कर देगी, तो उसकी वैल्यू होती है कम होती जाती है टाइम टाइम के साथ में, तो उसको माइनस करना है। तो ये टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ निकल के आता है, कितनी सेविंग है, कितनी कैपिटल प्रोडक्टिविटी है, उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस कर दे तो टोटल ग्रोथ निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे चीजों को देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये आई कोर का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो देखिए ये क्या होता है, कैपिटल रिक्वायर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब आप लोग समझिए 1 यूनिट ऑफ बिजली बनाने के लिए, 1 यूनिट हमको लाइट बनानी है तो उसके लिए कितनी पैसा हमको जरूरत है, 1 यूनिट बनाने के लिए कितना पैसा हमको जरूरत है, उसको आई कोर बोलते हैं। आई कोर अमाउंट, फिर से सुन लीजिए, कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, किसी भी यूनिट का 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, किसी भी चीज का प्रोड्यूस करने में जितना पैसा चाहिए, मतलब जितना रिक्वायर्ड कैपिटल चाहिए, उसको आई कोर बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, हायर द आई कोर,
द लेस द एफिशिएंसी, मतलब हायर द आई कोर, अगर यूनिट प्रोड्यूस करने में ज्यादा पैसे लगेंगे हमारे तो क्या होगा, तो क्या होगा सोचिए, यहाँ पे सुनिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और समझ में आना चाहिए। इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हायर द आई कोर, अगर आई कोर ज्यादा होगा, आई कोर ज्यादा क्या मतलब होगा, एक यूनिट बनाने में ज्यादा पैसे लगेंगे तो क्या होगा, लेस इफिशिएंट होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर हमको एक यूनिट बिजली बनाने में पहले तो लग रहे हैं हमको 20 रुपए, ठीक है ना, अभी हमारे पास 20 रुपए लग रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में 25 लगने लगे तो क्या हो गया, तो ज्यादा पैसे लगने लगे ना, तो हायर द आई कोर हो गया, वही यूनिट बिजली तो एक ही बन रही है, पहले 10 रुपए लग रहे थे 25 लग रहे हैं, तो क्या हो गया, यूज ऑफ द कैपिटल, तो इस तरीके से लेस इफिशिएंट यूज ऑफ द कैपिटल हो गया, तो मतलब पैसे ज्यादा लग रहे हैं पर प्रोडक्ट उतना ही निकल रहा है, ठीक है। तो ये आई कोर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, समझ में आ गया। फिर से बताऊं एक बार और सुन लीजिए, मतलब देखिए आई कोर होता क्या है, आई कोर ये होता है कि एक यूनिट बनाने में किसी चीज की कितना ज्यादा हमको कैपिटल चाहिए, अगर उस यूनिट को हम नॉर्मल बना रहे हैं तो मान लीजिए 5 रुपए की बना रहे हैं, और फिर ज्यादा उतने ही उसी यूनिट को फिर हम 10 रुपए की बना रहे हैं, तो आई कोर की वैल्यू बढ़ गई, तो आई कोर अगर बढ़ जाता है तो इसका मतलब जो कैपिटल का यूज है वो इफिशियंसी कम हो जाती है। ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। आइए अब आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर से आई कोर का यूज कर रहे हैं, ये लास्ट 5 ईयर के बाद बता रहे हैं, दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है हमारी इकोनॉमी में। पहला तो है डिक्लाइन इन द इन्वेस्टमेंट रेट, इन्वेस्टमेंट रेट है जितना जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है, वो डिक्लाइन हो रहा है, और दूसरा है राइज इन द आई कोर, तो आई कोर अगर बढ़ जा रहा है तो क्या होगा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जितना हमको कैपिटल चाहिए वो ज्यादा चाहिएगा, तो इसका मतलब दोनों चीज नेगेटिव है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पहले क्या चल रही थी, कुछ टाइम पहले हमारी इकोनॉमी 8 से 9 पे चल रही थी, पर लेकिन आज की डेट में घट के 7 के एयर फेयर में आ गई है। तो ये दो मेन बोले हैं उन्होंने जिसकी वजह से चीजें हो रही हैं। और आई कोर को देखिए एक ही चीज नहीं होती है, आई कोर कई चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, क्या होता है, टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है तो आई कोर ज्यादा हो जाएगा, मतलब चीजों को बनाने में ज्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। स्किल मैन पावर, अगर स्किल मैन पावर ज्यादा नहीं है तो भी आई कोर ज्यादा हो जाएगा। तो मार्जिनल कंपिटेंसी, अगर कंपिटेंसी भी नहीं है तब भी मैनेजरियल, हाँ मतलब जो मैनेजर अगर चीजों को ढंग से मैनेजर नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी मतलब उस तरीके से भी फिर भी आई कोर बढ़ जाएगा। और मैक्रो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, एक होता है माइक्रो, माइक्रो होती है छोटी लेवल पे, मैक्रो होती है बड़े लेवल पे। माइक्रो की बात करते हैं, मान लीजिए हमको एजुकेशन सेक्टर का लेना है या फिर किसी इंडस्ट्रीज का ले लीजिए, कोई भी है कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसका लेना है, तो ये होता है माइक्रो, वो विद इन द सेक्टर। मैक्रो ले लेते हैं पूरी कंट्री का, पूरी कंट्री का पूरे वर्ल्ड का, तो मैक्रो लार्ज लेवल पे हो जाता है, वो पॉलिसीज, तो वो किस तरीके की है, वो भी आई कोर को इम्पैक्ट डालती हैं। तो आई कोर होना चाहिए हमेशा लो, लो आई कोर रहेगा तो चीजें जब प्रॉपर रहेंगी, लो भी ये नहीं है कि बहुत ज्यादा लो हो जाए, मतलब देखिए वही है, मैंने कॉन्सेप्ट इकोनॉमी के कल आप लोगों को समझाए थे, जब इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर लिया था उसमें सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी कि हमारी इकोनॉमी कितनी कॉम्प्लेक्स है। हमारी इकोनॉमी मैंने 3-4 चीजें आप लोगों को समझाई थी, प्राइमरी ट्रेसरी सेक्टर लेके और भी 2-3 की, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर किस तरीके से डिपेंड करती है और पेट्रोलियम के ऊपर क्या डिपेंड है, तो वो सारी चीजें मैंने लेक्चर में बहुत डिटेल से समझाई थी। तो वो चीजें भी यहाँ पे इंप्लीमेंट होती हैं, आई कोर का कॉन्सेप्ट को अगर सेटल डाउन करना चाहिए हमको तो ये चीजें फोकस करके चलनी पड़ेंगी। ये तो चीजें हो ही गई, उसके अलावा क्या है, देखिए उसके अलावा प्रोजेक्ट कंप्लीट ना होना, कंप्लीट में जितना पैसा चाहिए उतना ना होना, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रिटिकल इनपुट ना होना, ये सारी चीजें भी आई कोर बढ़ाएंगी, क्यों, क्योंकि उसकी प्रोजेक्ट की जो है कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। और दूसरा है होता है ग्रोस, ग्रोस माने मतलब कंप्लीट आप लोग कह सकते हैं एक तरीके से फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी आज की डेट में लो हो गया है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया जा चुका है। तो देखिए अगर ये सारी चीजें यार यहाँ पे समझाने बैठूंगा ना तो लेक्चर 2 घंटे का हो जाएगा, तो इसीलिए वो इकोनॉमिक सर्वे के पैरेलल में लेक्चर इसीलिए बना रखे हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है और वो सारे सेक्टर कवर करके चलता है, तो जिससे कि चीजें वहां पे रेफर की जा सके। आप लोगों को बात बात में बीच में ये सारी चीजें एक्सप्लेन अगर करूंगा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, तो इसलिए वहां पे रेफर कर ले तो आप लोगों को भी सहूलियत रहेगी और समझने में भी आसानी रहेगी आगे जो लेक्चर आते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें हम सोल्व आउट नहीं कर पाए तो क्या होगा, 8 से 9% जो ग्रोथ है हमारा वो हम और भी ज्यादा जो रहेगा उसको अचीव करने में मतलब कहीं ना कहीं कठिनाई होगी, अगर ये सारी चीजें हम सेटल डाउन नहीं करके चल पा रहे हैं तो। सॉल्यूशन क्या बता रहे हैं, जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मैंने अभी क्या बताया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घटता जा रहा है, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जितना इन्वेस्टमेंट चल रहा है वो गवर्नमेंट का चल रहा है, तो जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट चल रहा है उनको दिखाना चाहिए कि देखिए हमारा इन्वेस्टमेंट जो है, प्राइवेट वालों में कॉन्फिडेंस लेके आना चाहिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट अच्छे लेवल पे वर्क कर रहा है, और उसको प्रॉपर वे में मॉनिटर करना चाहिए जिससे कि जो प्राइवेट वाले हैं वो भी इंस्पायर हो जाए चीजों को करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा और क्या करना चाहिए, प्राइवेट का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो प्रोसीजर जो होते हैं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम लोग कहते हैं, जैसे जीएसटी बिल आ गया अभी एक्टिव बनने वाला है, तो वो सब चीजें सही करनी चाहिए, बैंक कोड आ गया, उन सब चीजों को सही करना चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को
वही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करनी चाहिए और इन सब चीजों को, जिससे कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट कब करेगा यार, तभी करेगा ना जब उसको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल रहा हो चीजों को करने का। तो वो सारी चीजें एक प्रॉपर इन्वायरमेंट देना चाहिए। और दूसरा, जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है, जो ठप हो चुके हैं प्रोजेक्ट, स्टॉल्ड होता है ठप, ठप हो चुके हैं प्रोजेक्ट, उनको भी कंप्लीट करना चाहिए जो रुके हुए हैं। और फाइनेंशियल बटलनेक, मतलब बोलते हैं जो रुकावट आ चुकी है, उन रुकावट को क्लियर करना चाहिए जिनमें फाइनेंस नहीं मिल पा रहा है जिन प्रोजेक्ट को। और ये फाइनेंशियल बोटलनेक क्यों आ रही है, इस वाले कॉन्सेप्ट को अभी आगे समझ में आएगा, जो कि बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोलिए। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोलिए। इसमें ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम में देखिए होता क्या है, एक साइड में है बैंक और दूसरी साइड में कॉर्पोरेट हाउसेस। तो यहाँ से क्या होता है, बैंक से ये पैसा लेते हैं और बैंक से पैसा लेने के बाद में इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना कोई भी प्रोजेक्ट चलाते हैं, डैम बना लिया या फिर कुछ भी इस तरीके से काम कर लिया, रेलवे ट्रैक बना दिया। तो उसके बाद में क्या होता है, अगर यहाँ पे ये प्रॉपर वे में काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये लोन इनके पास में जा रहा है, तो ये अगर इसको ढंग से बना नहीं पा रहे हैं और इनको लैंड एक्वाइजिशन भी रहती है, कई सारी चीजें और भी रहती है, जिसकी वजह से अगर ये प्रॉपर प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पैसा तो ले लिया इन्होंने, कर नहीं पा रहे हैं, तो इनको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे तो मतलब जितना इनको लोन ले रखा है ना, तो इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट देते रहते हैं तो यहाँ पे इनका प्रोजेक्ट का वो बढ़ता रहता है। तो इसी तरीके से दोनों फंस जाते हैं, इनका प्रोजेक्ट काम नहीं कर पाता रहता है और इनका जो पैसे दे रखे हैं उनका ढंग से यूटिलाइज नहीं हो पाता है। तो एनपीए वाली जो प्रॉब्लम होती है वो भी बढ़ने लगती है, जिसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। तो वो भी बढ़ने लगती है, और जब वो बढ़ने लगती है तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ जाता है, रुकावट आ जाती है, चीजें नहीं हो पाती हैं। तो ये बैलेंस शीट प्रॉब्लम होती है, इसको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोला गया। ये इसके ऊपर चैप्टर है पूरा इकोनॉमिक सर्वे में, जो कि मैं ले चुका हूँ, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है वहां पे। तो अगर और डिटेल में देखना हो तो लगभग 30 मिनट का चैप्टर है, आप लोग लेक्चर है और आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं इसको। तो यही सारी बातें बोली है कि जो स्ट्रेसफुल लोन होता है उसको सही करो, ट्विन बैलेंस शीट को टैकल करो। और वाइल्ड फुल डिफॉल्टर जो होते हैं, जैसे कि मालवीय जी हो गए, लेके भागे हैं पैसा, वही अक्षय कुमार वाली बात यार, इतना लोन अपने लिए थोड़ी ना लेता है कोई, इतना लोन तो देश के लिए लेता है जितना पैसा ये लेके भाग गए हैं। तो इनको टैकल करो, इस तरीके की चीजें अगर कुछ हो रही है उनका सोल्यूशन निकालो, अगर इकोनॉमी को ढंग से लेके चलना है तो आगे भैया कंक्लूजन में फिर चीजें क्या बता रहे हैं कि देखिए इस तरीके से अपनी चीजें लेके चलो जिससे कि फ्यूचर तक फेथ बना रहे। फेथ बना रहेगा तभी आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा, तभी आगे, वरना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। एक क्लाइमेट बनाओ उस तरीके का जिससे कि आदमी आराम से अच्छा लगे उनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने में। एनिमल स्पिरिट को साइड में रखो, सोसाइटी से भी और पॉलिटी से भी अपना। और देखिए अनडाइल्यूटेड अटेंशन टू डेवलपमेंट, अनडाइल्यूटेड बोलते हैं जो डाइल्यूट ना हो, मतलब कंप्लीट फोकस देके चलना, जिस तरीके से आपको बोला जाता है ना, फोकस होना चाहिए एग्जाम पे कंप्लीट, और सारी चीजें साइड में रख दो उठा के, जितने भी मूवी घूमना दुनियादारी और गेम वेम चलता रहता है। तो इस तरीके से अनडाइल्यूटेड अटेंशन बोलते हैं उसको, कंप्लीट अटेंशन देना। तो कंप्लीट अटेंशन देने का टाइम आ गया है, अगर चाहते हो कि इकोनॉमी स्प्राइट ब्लोड, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि एक ब्राइट स्पॉट है वर्ल्ड की इकोनॉमी, अगर वही बनाना चाहते हो तो इन चीजों पे फोकस देके चलो, वरना चीजें नहीं हो पाएंगी, जितना सोच रहे हो उतना नहीं कर पाओगे। ये वाला आर्टिकल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, मैंने आप लोगों को बोला था अभी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इंडिया मस्ट रीअफर्म इट्स इट्स पेरिस प्लेस्ड, मतलब प्रतिज्ञा, जो प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने पेरिस में कि हम ये चीजें करेंगे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसको रीअफर्म करना चाहिए, ठीक है ना, उसके बारे में फिर से सोचना चाहिए कि क्या होने वाला है और क्या नहीं करना चाहिए हम लोगों को। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप जी आ गए हैं, ठीक है। तो ये इंसान आ गए हैं तो इसने दुनिया को सोचने में मजबूर कर दिया। ये देखिए एक आदमी क्या कर सकता है, यहाँ से एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप जी ने क्या क्या किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप जी ने क्या किया, अब देख लीजिए यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या चाहते हैं, वो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे रहे हैं बहुत सारे कि कोल भी यूज करेंगे और कुछ भी करें, चाहे हमको अपनी एनर्जी बढ़ानी है और हमको क्लाइमेट चेंज से कोई मतलब नहीं है। तो ओस्टेंसिबली होता है, मतलब जाहिर तौर पर प्रमोशन करना चाहते हैं अपनी एनर्जी का, और इंडिपेंडेंट वे में चीजों को करना चाहते हैं। उनको मतलब नहीं है कि ग्लोबल के क्लाइमेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा या ग्लोबल का क्लाइमेट चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट एग्जैक्टली डिड द ऑथोरिटी, मतलब कि क्या करना चाहिए, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन एंड व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया, मतलब इंडिया के लिए क्या इसका मतलब है। और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन द एनर्जी एंड द क्लाइमेट चेंज, मतलब जो नॉर्मल वे में क्वेश्चन समझाता हूँ, जो भी यूएसए या और भी कोई कंट्री इस तरीके के स्टेप्स ले रही है तो इंडिया के ऊपर क्या उसका इंपैक्ट पड़ सकता है, और उन इंपैक्ट के पड़ने के बाद में इंडिया को किस तरीके से इसको, मतलब अपना यहाँ पे क्या सोल्यूशन लेके चलना चाहिए, किस तरीके से उसकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी होनी चाहिए, जिससे कि इन चीजों से टैकल किया जा सके क्लाइमेट चेंज और एनर्जी की जो प्रॉब्लम है दोनों से, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसके बारे में भी आप लोग लिखिएगा, कुछ तो आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा, कुछ थोड़ा सर्च भी कीजिएगा थोड़ा सा। देखिए सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड मत रहा कीजिए कि सारी चीजें यहीं पे मिल जाए, थोड़ा सा खुद का भी फोकस दिया कीजिए यार। 6 से 7 घंटे लगा के मैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस बनाता हूँ, तो कम से कम 1 डेढ़ घंटा तो आप लोग भी लगा कीजिए, 1 घंटे की वीडियो और कम से कम आधा पौना घंटा खुद से दिया कीजिए चीजों को सर्च करने में।
तो तभी तो चीजें इफेक्ट होगी, वरना मैं तो करता रहूंगा चीजों को, पर लेकिन आप जिस तरीके से आपको फायदा होना चाहिए वो इतना फायदा नहीं हो पाएगा जब तक आप इसमें मेरे साथ में मिलके काम नहीं करेंगे। तो आप भी मेरे साथ में मिलके काम कीजिए। तो जो अमेरिका का इंटरेस्ट हो गया वो नैरो हो गया, और जितनी भी पॉलिसी ओबामा ने चलाई थी क्लीन एनर्जी को लेके या फिर पेरिस क्लाइमेट पीस को लेके, वो सारी चीजें जितनी चलाई गई थी, अमेरिका के इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो जितने भी ओबामा के द्वारा सारे प्लान लगाए गए थे, या पेरिस पीस है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था, वो सारी चीजें, तो जिन जिन चीजों पे भी थी वो सारी चीजें फिर से एक नए तरीके में निकल के आ रही है। तो क्या हो गया कि लेफ्ट द मोरिटोरियम, जो उनके ऊपर रोक लगा रखी थी, मोरिटोरियम होता है रोक लगाना, तो रोक लगा रखी थी वो हटा दी गई है। अब क्या, आप कोल यूज करना, कोल भी यूज कर सकते हैं। तो रिविजिट रूल कर रहे हैं सारे फिर से, मैथेन एमिशन या कुछ भी हो, इनको मतलब नहीं हो रहा है उन चीजों से। तो सारे जो रूल एंड रेगुलेशन है फिर से रिविजिट करने की बात कर रहे हैं ये। और जो इन्होंने अपने जो प्रचार कर रहे थे इलेक्शन का, उस टाइम पे भी ये सारी चीजें इन्होंने बोली थी, तो वो अब ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आराम आराम से। और वही बात ये बार बार बोलते थे, क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज नहीं है, ये तो सब बस एक भ्रम है, और क्लाइमेट अपने आप सही कर लेता है, ये बस सोची समझी साजिश है जो कि कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री है, वो चाहती हैं कि यूएसए जैसी कंट्री है वो अपना व्यापार ना बढ़ा पाए, तो काइंड ऑफ चीजें पहले भी बोल चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो जितने भी इसके जो स्टेटमेंट दी गई थी ओबामा के द्वारा, उन पे अब तक जो अमेरिका है वो साइलेंट है, वो कुछ बोलने के नहीं चाह रहा है। पर लेकिन एक्सपेक्टेड है कि मई में G7 की मीटिंग होने वाली है, G7 कंट्री की मीटिंग होने वाली है मई में, कहाँ पे, इटली में होने वाली है। ठीक है, पहले ये G8 था, 43rd मीटिंग होने वाली है, ये आर्टिकल में नहीं दे रखा है, अलग से डाला है मैंने। ठीक है, तो वहां पे हो सकता है कि अनाउंसमेंट कर दें कि अपनी पॉलिसी क्या लेके चलेंगे। इटली आप लोग एक बार मैप में देख लीजिए, इटली का थोड़ा, ये वाला यहाँ पे पड़ता है इटली, ये वाला एरिया इटली का पड़ता है। एक मिनट, मैप ही आगे भाग रहा था ये वाला देख लीजिए, ये वाला एरिया यहाँ पे इटली का पड़ता है। इटली को आपको चलिए उसमें बताइएगा कि इटली के बॉर्डर को कौन कौन सी कंट्री टच करती हैं, ठीक है ना। और ये ऊपर जो ये सी है, सी का भी नाम बताइएगा यहाँ पे, तो और भी ज्यादा आप थोड़ा जूम करके देखिएगा, देखिए थोड़ा उसको मैप को, तो चीजें समझ में आएंगी आप लोगों को, ठीक है ना। मैप का भी एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया करूंगा बीच बीच में यार, तो जिससे आप लोगों का फोकस चलता रहे। तो जो इटली है उसकी कैपिटल है रोम, और जो उसकी करेंसी है यूरो, और ये करेंसी यूरोपियन यूनियन की भी है, तो इटली जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ठीक है ना। तो करेंसी क्या है उसकी, यूरो है, तो याद रखिएगा इसको। तो देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, G7 की मीटिंग आप लोगों को याद रखनी है। तो तारोमानिया में होने वाली है, ये इटली में पड़ता है यहाँ पे, तो मई में होने वाली है 2017 में। पहले G8 था, रशिया बाहर निकल गया, इससे पहले भी G7 था, रशिया आया था, G8 हो गया था, रशिया निकल गया, फिर से G7 रह गया। रशिया के साथ में लड़ाई चलती रहती है इनके पहले से ही, ठीक है। क्रीमिया को लेके याद रखिएगा, क्रीमिया को लेके वार हुई थी वहां पे। क्रीमिया मैंने आप लोगों को पहले बताया था, क्रीमिया का ये वाला जो जो ये वाला पोर्शन है, कहाँ गया, गुम हो गया, यूक्रेन, ये रहा, ये वाला पोर्शन है, ये वाला यूक्रेन का पोर्शन है, और रशिया ने इसको हड़प लिया है। तो इसके ऊपर इनकी बहस चल रही थी वेस्टर्न कंट्री की और इनकी, तो इसलिए इनको साइड में कर दिया था। और ये ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं है, देखिए जो यूएसए अपना हाथ खींच रहा है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ये पहले भी हो चुका है, क्योटो प्रोटोकॉल में भी इन्होंने किया था 1990s में, तब भी इन्होंने इसी तरीके से साइन करने से मना कर दिया था। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड थी, ये ग्रीन हाउस गैसेज जितनी होती है उससे रिलेटेड थी, जिससे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो उसमें भी इन्होंने मना कर दिया था। जितनी भी डेवलप्ड कंट्री होती है, देखिए अगर वैसे आ जाए तो ये अपनी दादागिरी दिखाती है कि ये करो, दुनिया में ये डेमोक्रेसी नहीं है, दुनिया में ये नहीं है। पर जब इन पे बात आती है कि आपको कुछ फोकस करके चलना है, ये टेम्परेचर कम करना है, ये सारी चीजें करनी है, तो तब इनके सबके कान खड़े हो जाते हैं। वैसे ये बड़ी पुलिसगिरी दिखाते रहते हैं हर जगह। अब देखिए यहाँ पे इंडिया के बारे में बात हो रही है, इंडिया के बारे में आप लोग जो क्वेश्चन भी मैंने पूछा है, तो देखिए इंडिया को जो है थोड़ा फोकस करके चलना चाहिए चीजों पे अलग तरीके से। डेवलप्ड वर्ल्ड जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे साइड में आ जाता है, लेस लीडरशिप दिखाता है, वहां पे लीडरशिप के चक्कर में नहीं रहता है, वो लीडरशिप को साइड में कर देता है। पर लेकिन इंडिया जैसी कंट्री को, जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है, उनको फोकस करके चलना चाहिए। तो इंडिया ने तो देखिए अपना फोकस पूरा कर रखा है, बटरेसिंग होता है स्ट्रेंथ। तो जिस तरीके से हम पूरा फोकस करके चल रहे हैं, हमने कितने सारे प्रोजेक्ट लगा रखे हैं एनर्जी को लेके, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। एक बार देख लीजिए पिक्चर, हालांकि आगे जब उसका डिस्कस करूंगा तब भी आप लोगों को दिखाऊंगा, पर एक बार यहाँ पे भी देख लीजिए। ये देखिए हमारा टारगेट 2022 तक हमारा टारगेट कितना है, ये है हमारा टारगेट, टोटल है 175 गीगावाट हम लोगों को बनानी है। इस गीगावाट में क्या है, ये टोटल इतनी तो है सोलर एनर्जी से रिलेटेड, और ये हो गई हमारी विंड एनर्जी, ये है बायोमास एनर्जी, और ये है हाइड्रोल प्रोजेक्ट से। तो हमारा टारगेट कभी भी हम पीछे नहीं हटे हैं किसी भी तरीके से। तो पर लेकिन ये जो कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्री है, वो साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो इंडिया को तो अपना काम करना चाहिए पूरा, और एक अकाउंटेबल रखना चाहिए। डेवलप कंट्री भी देखिए, अगर हम लगे रहेंगे अपनी प्रतिज्ञा पे
पीछे नहीं हटेंगे, तो कहीं ना कहीं इनको भी आना ही पड़ेगा साथ में। और कई बात ऐसी भी है, देखिए यार, इंडिया को तो सबको अपने अपने बारे में सोचने की बात आती है, तो इंडिया मोर वनरेबल है क्लाइमेट टेम्परेचर को लेकर। क्यों? जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, तो हमारी जो है ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है जब भी टेम्परेचर ऊपर नीचे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। तो हमको अपने हिसाब से भी चीजें करके चलनी चाहिए। आगे भी देखिए वही सारी चीजें हैं। क्या बोला गया है कि देखिए इंडिया अगर डेवलप कंट्री का अगर फोकस किया जाए, तो डेवलप कंट्री के तो काम पूरा हो चुका है जितना उनको डेवलप करना था। आने वाले टाइम में वो क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी पे जा रहे हैं या फिर सेल गैस पे जा रहे हैं, जिस तरीके से यूएसए में बहुत ज्यादा होती है। तो वो तो चेंज होते जा रहे हैं, पर लेकिन इंडिया को तो अपना फोकस करके चलना चाहिए ना। अगर जिस तरीके से इंप्लीमेंटेशन अगर कमजोर होती है, तो वो इंडिया पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगी एज कम्पेयर टू दूसरी कंट्री। और ग्रीन हाउस का लिमिटेशन का ले लीजिए, ग्रीन हाउस जिस तरीके से, मतलब ग्रीन हाउस गैस की बात ले लीजिए, जिस तरीके से बढ़ती हुई जा रही है, अगर ये साथ नहीं देंगे तो वो एक अलग चीज होगी। पर लेकिन अगर आने वाले टाइम में अगर देखा जाए, रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात लेते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सिक्योरिटी की हम बात लेते हैं, तो ज्यादा जो फोकस देना पड़ेगा वो डेवलपिंग कंट्री को देना पड़ेगा एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री तो अपना पूरा काम कर चुके हैं, पर डेवलपिंग कंट्री जो आज के डेट में इंडिया हो गया, चाइना हो गया, उनका जो एमिशन है वो आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जैसे जैसे एमिशन बढ़ेगा, फिर डेवलप्ड कंट्री क्या करेंगे, हमारे ऊपर प्रेशर डालेंगे कि यार हम तो, हमको बोल रहे हो कम करे और खुद का तुम कम नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके के आगे कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे। तो इसीलिए जैसे हम अपना फोकस देके चल रहे हैं, अपने उस पे जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, तो उस पे फोकस देके चलना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हमको भी अपना कोल वाला एरिया है वो कम यूज करना है। तो ये सारी चीजें कम यूज करनी है। देखिए चीजें तो होंगी, पर हमको अपनी प्रतिज्ञा पे अड़े रहना चाहिए और अपनी प्रतिज्ञा को प्रॉपर वे में फॉलो करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डेवलप कंट्री तो अपने जिस तरीके से डिसीजन लेती रहेगी, पर हमको अपने बारे में सोचना चाहिए, किस तरीके से डेवलपमेंट भी करना है हमको और अपना इन्वायरमेंट भी सेव करना है। हालांकि इंडिया में अगर देखा जाए प्रॉपर वे में, गांधी जी से देखा जाए, बुद्धा जी से देखा जाए, तो ये सारे ऐसे लीडर हैं पास्ट में हमारे, जो हमेशा प्रकृति से मिलके रहते थे और हमेशा अपनी सोसाइटी को भी बोलते थे कि प्राकृतिक के फेवर में चलो। ठीक है, 46 मिनट हो गई यार हेड टू हेड डिस्कशन में ही। देख यार, देख लेते हैं आगे। ये देखिए न्यूज एनालिसिस में पेज 10 पे और पेज 1 पे न्यूज है ये टनल अभी इनॉग्रेट किया है, तो इस टनल के बारे में पूरा मैप वगैरह सब चीजें दिखाऊंगा। ये पीआईबी की न्यूज में भी था, तो वहां पे मैंने अच्छे से कवर किया है, इस वाले को वहां पे देख लेंगे। पेज 1 पे ये एक न्यूज हो रहा है, काउंटरफिट करेंसी जो रहती है, मतलब जो जाली नोट रहते हैं, काउंटरफिटिंग बोलते हैं, जाली नोट बनाना, जालसाजी करना। तो बहुत सारे जो हमारे नए नोट आए हैं उनकी भी काउंटर फिटिंग हो रही है। तो बोला जा रहा है कि जो यूरोप वाली कंट्री है, अगर वेस्टर्न कंट्री को देखा जाए, तो हर 3 साल में, हर 3 साल बोल रहा हूँ इंग्लिश हिंदी मिक्स कर दी, हर हर 3 to 4 ईयर में क्या करते हैं वो अपने चेंज करते रहते हैं, जो सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी फीचर होते हैं, जैसे वाटर मार्क हो गया, अशोक पिलर हो गया। हमने भी 2000 नोट पे काफी की चीजें चेंज करी हैं, देवनागरी के वो डाले हैं, और मतलब चंद्रयान की इमेज डाली है, जो 2000 का नोट हम लेके आए हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं, ये चेंज करती रहना चाहिए। और इसी के ऊपर कमेटी बैठी है, इन्होंने बोला है कि जो सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी फीचर जल्दी जल्दी चेंज होता रहना चाहिए, और इसी के ऊपर फोकस देने वाली बात चल रही है कि 2005 में लास्ट टाइम चेंज हुए थे। तो कितने लंबे टाइम में हम लोग चेंज करते हैं, जबकि नॉर्मल रहता है 3 3 साल में चेंज करते रहना चाहिए। और जब से देखिए नई करेंसी आई है, तब से बहुत सारे नोट नकली मार्केट में आ गए, जबकि बोला जा रहा था कि इनका कोई नकली नोट बना ही नहीं सकता है, और जबकि वो सारी चीजें झूठ निकल के आ रही हैं। ये तो काफी लेवल पे निकल निकल के आ रही है चीजें। पीवी सिंधु ने कमाल कर दिया यार, पहले तो खुद की ही जो पार्टनर है, मतलब इंडिया की, साइना नेहवाल को हराया। उसके बाद में कैरोलिना मैरिन, जिससे ये कहाँ पे आ रही थी, ओलंपिक में आ रही थी, उसी को इन्होंने अब हरा दिया है। तो ये देखिए, अगर आप कुछ करने की ठान ले तो कुछ भी नहीं है, सब आपके कदमों में आगे गिर जाती हैं चीजें। तो इंस्पायरेशनल सोर्स है, अगर आप इंस्पायर होना चाहते हो तो डेली खेल गेम का पेज भी देख सकते हो, किस तरीके से सब निकल निकल के आते हैं वहां पे, किस तरीके से अपना काम करते हैं, कितने डेडिकेशन वे में। देखिए ड्रोथ से रिलेटेड न्यूज़ है, हालाँकि वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया पे फ़ोकस दे रखा था। यहाँ पे मैं आप लोगों को ड्रोथ प्रोन एरिया दिखाता हूँ। इंडिया में ड्रोथ प्रोन एरिया ये देखिए, ये राजस्थान वाला हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र वाला रीजन हो गया, ये ले लीजिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तो यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पोर्शन यहाँ पे भी ड्रोथ वाला है। तो इतने सारे एरिया में ड्रोथ प्रोन एरिया हमारी कंट्री में आज की डेट में रहता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन भी आ जाता है, तो मैप में थोड़ा अगर आप लोग देख लेते हैं एक बार, तो आपको आइडिया रहेगा। अगर यूपी का कोई पोर्शन का नाम ले रहे हैं इस तरीके से, कि उत्तर प्रदेश ज़्यादा ड्रोथ प्रोन एरिया है एज़ कम्पेयर टू गुजरात, तो आप लोग थोड़ा एनालाइज कर सके उसको, ठीक है, उसके बारे में लिख सके। तो ये ड्रोथ प्रोन एरिया है, जिससे फार्मर भी सुसाइड करते हैं बहुत ज्यादा। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना डिसीजन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप लोग थोड़ा फोकस करके चलें, जो फार्मर सुसाइड कर रहा है वो क्यों सुसाइड कर रहा है, तो आप लोगों को उसका रीजन देना है। आप लोगों को पॉलिसीज देखनी है, इस तरीके से पॉलिसीज बनानी है जिससे कि फार्मर सुसाइड ना करें। अगर फार्मर सुसाइड करके चल रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि वही एक अन्नदाता होते हैं। अगर अन्नदाता ही सुसाइड करने लगे, अगर अन्न उगाने वाला ही खुश नहीं है, तो देश कैसे खुश रहेगा यार। तो उनके उनके लिए पॉलिसीज बनाओ और उनको ढंग से इम्प्लीमेंट करो, ठीक है।
ये वाली अच्छी न्यूज है, पेज 7 की न्यूज है। पेज 7 की न्यूज क्या है, वर्ल्ड ऑटिज्म डे। याद रखना आप लोगों को 2 अप्रैल को बनाया जाता है। देखिए आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, किस दिन कौन सा डे बनाया जाता है, और बैंकिंग में भी आते हैं और एसएससी में भी आते हैं। और हालांकि यूपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं, पर थीम वगैरह यूएससी में यूपीएससी में पूछ ली जाती है। तो टुवर्ड्स ऑटोनॉमी एंड द सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो ये इसकी थीम है 2017 की, और 2 अप्रैल को बनाया गया है। तो एक मैंने अभी आप लोगों से पूछा था, एक आप लोगों को मैंने बता दिया है। पर लेकिन यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन है, जो कुतुब मीनार है उसको ब्लू दिखाया गया है यहाँ पे पूरा। आप लोगों को बताना है कुतुब मीनार बनानी किसने स्टार्ट की थी और कंप्लीट किसने की थी। ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो रहते हैं ना, यूपीएससी हमेशा करंट का जो इशू रहता है उसके बैकग्राउंड में जाके पूछती है। ऐसा नहीं है कि आपको जो सामने सामने चीजें वहीं पे दिख जाएगा। हालांकि एसएससी वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछ लेंगे ओटिज्म क्या है, थीम क्या है उसकी। तो ओटिज्म होता है एक तरीके से जो शाइनेस रहती है, जो बच्चे रहते हैं वो बड़े जैसे जैसे होते जाते हैं, सोसाइटी से कट के रहते हैं, वो सोसाइटी के साथ में मिलजुल के नहीं रह पाते हैं। तो जो उनका वो वाला बिहेवियर होता है, सोसाइटी से दूर रहना, सोसाइटी के साथ में मिलजुल के ना रहना, उस तरीके से उनका जो बिहेव रहता है, वो उस तरीके से फोकस करके चलते हैं। तो उसको ओटिज्म बोला जाता है। तो उसके ऊपर ये डे बनाया जाता है, जिससे कि उनको सोसाइटी में इंक्लूड कर लिया जाए। तो इसलिए वर्ल्ड ऑटिज्म डे बनाया जाता है। ठीक है ना, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन का आंसर देना है ये। देखिए ये पीआईबी की न्यूज स्टार्ट होती है। हालांकि देखिए न्यूज एनालिसिस का ज्यादा पोर्शन नहीं ले पाया मैं आज, क्योंकि यार चीजें देखिए मतलब कई सारी मुझे लग रहा था कि बहुत ज्यादा हो गई है, पीआईबी में कई सारी न्यूज हो गई थी एक्सप्लेन करने वाली भी। तो आराम आराम से चीजें सेटल डाउन करूंगा। देखिए अभी 1-2 दिन में अभी चीजें सारी अच्छे से कवर करना स्टार्ट कर दूंगा। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। वैसे मैंने ज्यादा छोड़ी नहीं है, मैक्सिमम कवर कर ही ली है। ठीक है ना, तो ज्यादा मत सोचिएगा कि कुछ छोड़ दिया है ऐसा। तो आगे आने वाले टाइम में 1-2 दिन में और चीजें प्रॉपर वे में करना स्टार्ट कर दूंगा मैं। तो ये देखिए यहाँ पे साउथ एशिया सब रीजनल कॉरपोरेशन, ये वाला है SASEC। ये जो है इसकी मीटिंग हो रही है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में इसकी मीटिंग हो रही है, और जो ये फाइनेंस मिनिस्टर जी इसको चेयर कर रहे हैं। तो चेयर कर रहे हैं तो दूसरी कंट्री के भी नॉर्मल सी बात है, फाइनेंस मिनिस्टर ही आएंगे। तो दूसरी कंट्री के भी फाइनेंस मिनिस्टर ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है, म्यांमार जो है, म्यांमार 7th मेंबर इसमें आ रहा है अब की बार। अब तक जो थे इसमें 6 मेंबर थे, म्यांमार नहीं था। अब नया जो आ रहा है, इंडिया में मीटिंग हो रही है और नया मेंबर 7th म्यांमार आ रहा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। एक तो ये हो गया, दूसरा आपको क्या याद रखना है, इसमें कंट्री कौन कौन सी है। बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, मालदीव हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया और श्रीलंका हो गया। तो अगर मैप को देखें तो एक कंट्री नहीं है जो कि हमारा फेवरेट देश है, पड़ोसी पाकिस्तान। उनको हम लोग उसके साथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस जिस भी फोरम में ये दोनों मिल जाते हैं, वो दोनों बर्बाद हो जाते हैं, वो फोरम बर्बाद हो जाती है। सार्स का ले लीजिए, सार्स में इंडिया पाकिस्तान है, तो ये तो जो दूसरी कंट्री है वो क्या कहती है, आप लोग साथ में मत रहो। जिस भी फोरम में आप दोनों साथ में आ जाते हैं, उस फोरम में हम लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि आप लोगों को खुद की चीजें नहीं संभालती हैं। हम लोग तो क्या फोकस करें, तो ये दोनों आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान इसमें नहीं है। बाकी जो है इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, ये सारी और कंट्री यहाँ पे है, और म्यांमार अभी नया ऐड हुआ है। इसके अलावा ये याद रखना, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, इसके अलावा कंट्री नहीं है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके साथ में। ये याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके साथ में। ठीक है ना, ये याद रखने वाली बात है यहाँ पे। और देखिए इसका जो इनिशिएटिव है वो होता क्या है, नॉर्मली एक इकोनॉमिक विजन बना के चलते हैं। जो इसका विजन होता है वो इकोनॉमिक विजन होता है। एक सब जो एरिया रहता है उसमें इकोनॉमिक विजन बना के चलना, कि किस तरीके से हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लेके चलने हैं, किस तरीके से हमको चीजों कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट करनी चल लीजिए। कौन सा हमको देखिए, रोड कनेक्टिविटी लगा लीजिए, सारी कंट्री मिली हुई है तो रोड कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट लगा लीजिए, या फिर एक दूसरे के पोर्ट यूज करने वाली बात लगा लीजिए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक दूसरे का करके चले पूरे प्रॉपर वे में, इंक्लूजन के वे में। तो उन चीज पे इन लोगों का ज्यादा फोकस रहता है। तो इसीलिए ये एक सबमिट होती है। तो आइडिया एक दूसरे के साथ में डिस्कस किए जाते हैं, आइडिया एक्सचेंज किए जाते हैं, किस तरीके से काम करना है, कोऑपरेशन बना के चलना है। और श्री शशिकांत दास जी जो है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, उन्होंने एड्रेस इवेंट स्टार्ट किया था, डिलीवर दिया था, एक लेक्चर दिया था वहां पे। आगे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए साथ लाने की बात चल रही है, ब्रिंग टुगेदर बांग्लादेश, इन सबको साथ लाके एक प्रोजेक्ट बेस्ड पार्टनरशिप चलती है। ये याद रखिएगा, प्रोजेक्ट बेस्ड पार्टनरशिप चलती है। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट लगाना है इन लोगों को, यहाँ पे कोई हाईवे बनाना है मिला के सारी कंट्री को, तो प्रोजेक्ट के बेस पे पार्टनरशिप चलती है इनकी। ठीक है, तो रीजनल प्रोस्पेरिटी के ऊपर काम रहता है। ट्रेड जो बढ़ाना है एक दूसरे से बीच में, मतलब ट्रेड अच्छे से बढ़ाना, स्ट्रेंथ रीजनल कोऑपरेशन, उसके ऊपर बात चलती है। तो इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो अब तक 46 टोटल प्रोजेक्ट ये चला चुके हैं। ये देखिए 46 प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट किसमें चलते हैं, ट्रांसपोर्ट में चलते हैं, एनर्जी में चलते हैं, ट्रेड फैसिलिटेशन में चलते हैं, आईसीटीसी में चलते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसका हम लोग डिसेबल जो वाला आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें भी था इसका यूज। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात चलती है। तो इन चीजों पे ज्यादा फोकस होता है इसका। ठीक है ना, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक आप लोगों को बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है।
ठीक है, तो हेडक्वार्टर बताना है। तो अब तक 9 बिलियन का लगभग ये चल चुका है यहाँ पे सिंस 2001 से। 2001 में इसका वो होता है, मतलब 2001 में फाउंड की गई थी ये। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला में है, फिलीपींस में। ठीक है ना, तो इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे है। आपको बताना है एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। कुछ बंदे तो समझ गए होंगे। चलिए आंसर देना है इसका कहाँ पे है, ठीक है ना, एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। चलिए जो भी है, जिनकी समझ में आ गया सही है, नहीं समझ में आ गया वो आंसर दीजिए। अब इनका जो टारगेट है वो 10 ईयर का टारगेट बना के चल रहे हैं। ऑपरेशनल प्लान है 2016 से लेकर 2025 तक 10 ईयर की स्ट्रेटजी है इनकी, रोड मैप बना के चल रहे हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके। ठीक है, तो जो फोकस रहता है ये वाला टोटल एक कंप्लीट आर्टिकल हो गया जो कि पीआईबी का था। ये भी एक अच्छी न्यूज थी। रिकॉर्ड कैपेसिटी एडिशन हुआ है किसमें? विंड एनर्जी में। विंड एनर्जी में इतना ज्यादा हुआ है, देखिए लास्ट फिजिकल ईयर, मतलब लास्ट वाले ईयर में। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE, इसका बताना है आप लोगों को मिनिस्टर कौन है। ठीक है, तो मिनिस्टर कौन है चलिए वो तो बताइएगा। बाकी की चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं बता देता हूँ, ये फैक्चुअल चीजें तो आप लोग ढूंढ लिया कीजिए कम से कम, बाकी कॉन्सेप्ट तो मैं बता ही देता हूँ। तो इसके अलावा क्या है, देखिए पावर कैपेसिटी एडिशन की बात चल रही है। तो पावर कैपेसिटी एडिशन में जो सबसे ज्यादा एडिशन किया है वो किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने किया है, दूसरे नंबर पे गुजरात ने किया और तीसरे नंबर पे कर्नाटक ने किया है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है यहाँ पे भैया। कहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है? कंफ्यूज इससे नहीं होना है कि जो कैपेसिटी एडिशन हुआ है वो कैपेसिटी एडिशन आप लोगों को कंपेयर नहीं करना है कि हाईएस्ट कैपेसिटी किसकी है, ये अलग है। ये तो कैपेसिटी एडिशन किया गया है अब के टाइम में, एक साल के अंदर में। पर हाईएस्ट कैपेसिटी किसकी है ये तो भैया क्वेश्चन है, इसका आंसर कंप्लीट पीडीएफ में डाल दिया है। चलिए एक आधे की ऊपर की बता देता हूँ। सबसे ऊपर नंबर पे है तमिलनाडु। ठीक है, नीचे के दो तीन आप लोग लिख दीजिएगा, एक तो बता दूं कम से कम। और ये बाकी के जो है इन्होंने भी अच्छी खासी कैपेसिटी डाली है यहाँ पे, मतलब अच्छी खासी कैपेसिटी ऐड करी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आप लोगों को यहाँ भी दिखाया था, ये हो गया विंड एनर्जी, तो इस पे फोकस करके चल रहे हैं। तो 60 गीगावाट जो था हमारा टारगेट है, ये भी याद रखिएगा, विंड एनर्जी में इतना टारगेट है हमारा 2022 तक। और जो बायोमास में इतना है, देखिए 175, इनको तो डिवाइड करके याद कर ही लीजिए। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। और उसमें थोड़ा है, ये स्केल सोलर लगाना है, यहाँ छतों पे लगाना है इस तरीके से, या फिर पार्क लगाने हैं, ये सारी थोड़ी है, मतलब छोटे छोटे से प्रोजेक्ट किस तरीके से यहाँ पे इसको डिवाइड कर रखा है। हालांकि ये ज्यादा नहीं है, इतना ज्यादा सोचने वाली अंदर कौन घुसेगा इतना। फिर भी आप लोग देख लीजिए, पता तो होना चाहिए ही यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये हो गया विंड एनर्जी जो है। तो उसके बाद में जब बुडिंग बिडिंग होता है, बोली लगाना। तो बोली लगाई जाती है, तो उसके देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं किस तरीके से, और इसको मतलब सेक्टर को किस तरीके से बढ़ाया जाता है, किस तरीके से फोकस करना चाहिए। तो देखिए विंड एनर्जी सेक्टर हो गया, रिन्यूएबल पावर पॉलिसी हो गई, या ड्राफ्ट विंड पॉलिसी हो गई, हाइड्रोल पॉलिसी हो गई, न्यू गाइडलाइन हो गई। तो ये सारी चीजें हैं जो ढंग से लेके चलते हैं और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए जाते हैं। इन सब चीजों को फोकस करके चला जाता है। ठीक है, आगे क्या है, ये है उदय। उदय 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 का नाम है उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ये होती क्या है, ये जितने भी स्टेट की कंपनी है जो बिजली प्रोड्यूस करती है, जो दिल्ली की है, दिल्ली में कई सारी, मतलब किसी भी स्टेट की है, उत्तर प्रदेश की अलग है, तो ये स्टेट के अंडर में आती है। तो इनको पैसे देने की बात की गई है जिससे कि ये प्रॉपर वे में काम करती रहे। तो ये क्या है, मिजोरम जो है 27 टोटल स्टेट अब इसमें हो गया है, अब तक 26 थे, तो 27वां स्टेट ऐड हो गया है मिजोरम। तो उदय जो है ये फाइनेंशियल टर्नआउट पावर जो सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है उनको सहायता पहुंचाने वाली काम है। सपोर्ट किसके द्वारा की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा सपोर्ट की जाती है। तो उसके देखिए स्कीम का नाम याद रखना है, बिजली से रिलेटेड है, ये तो याद रखना ही रखना है कम से कम। ठीक है ना, तो आगे देखिए क्या होगा, ऑपरेशनल इफिशिएंसी में क्या फोकस करके चलना है, कंपलसरी डिस्ट्रीब्यूशन मीटरिंग, मतलब मीटर किस तरीके से देखना, कंपलसरी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कंज्यूमर इंडेक्सिंग, मतलब कंज्यूमर कितना यूज कर रहे हैं वहां पे भी प्रॉपर ध्यान होना चाहिए। देखिए मीटर कई तरीके से लगाया जाता है, एक तो लगाया जाता है जहां से लाइट निकल के आ रही है, फैक्ट्री से निकल के आ रही है, दूसरा फिर जहां पे घरों में पहुंच रही है वहां पे लगाया जाता है। तो इस चीज को थोड़ा वो आप लोग मतलब मिक्सअप मत कीजिएगा। तो ये हो गया जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर मतलब जीआईएस हो गया, मैपिंग करना, उसके अपग्रेड करना चीजों का, ट्रांसफॉर्मर किस तरीके से अच्छे ट्रांसफॉर्मर लगाना, स्मार्ट मीटरिंग लगाना एंड लेवल पे कंज्यूमर के बेस पे, जिससे कि तार काट वाट के बिजली की चोरी ना करे। ठीक है, और फिर क्या करना है, ये फीडर ऑडिट कराना कि फीडर में कितनी बिजली जा रही है। और ये एटीसी लॉस जो कि एग्रीगेट टेक्निकल कमर्शियल लॉस होता है, उसको देखना प्रॉपर वे में, जहां जहां पे भी लॉस हो रहा है। ट्रांसमिशन लॉस कितना हो रहा है, लाइट में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी इतना लॉस हो जाता है। देखिए अगर इसको सेव कर ले तो काफी चीजें हम सेव कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी एक फोकस देने वाली बात है। जल्दी से चलिए, घंटा होने वाला है आप लोगों का पूरा। आगे देखिए ये वाला प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। टनल बनाने की बात चल रही है। टनल ये होता है जमीन के नीचे से खोद के रास्ता बनाना। यहाँ पे दो टनल हम लोगों ने बनाया, डबल, एक जाने वाला और दूसरा आने वाला।
तो टनल बनाया गया है, नाम क्या है इसका? इसका नाम है चेनानी, ठीक है ना। तो चेनानी नासी टनल का नाम याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिया का नहीं है, एशिया का लॉन्गेस्ट टनल है और बाई डायरेक्शनल टनल है। तो चेनानी हाईवे ट्विन, ये है ट्विन, मतलब ट्विन ट्यूब, जाने वाला और आने वाला, नीचे वाला है, ये ऊपर वैसे दिखा दिया था मैंने, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या है, रिड्यूस डिस्टेंस करेगा, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर वाले एरिया में प्रमोट करेगा, टूरिज्म इन द वैली में प्रमोट करेगा, और सबसे बड़ी बात क्या है, इंप्लॉयमेंट जनरेट करेगा, और इसके बाद में क्या करेगा, बूस्ट डेवलपमेंट इन द स्टेट में, डेवलपमेंट बूस्ट करेगा। ऑल वेदर टनल है, चाहे बर्फ पड़े चाहे बारिश आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब चीजें रहेंगी। और देखिए किसके द्वारा बनाया जाता है, ये रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला है जम्मू और कश्मीर वाले में, तो जम्मू को और कश्मीर को जोड़ने की बात ये वाला टनल यहाँ पे कर रहा है। देखिए छोटी सी एक दो न्यूज और रह गई, पेज 10 पे ये न्यूज है, उसमें टनल में याद रखेगा ये सारे पॉइंट जितने डाल दिए मैंने। यार थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी मुझे, ऐसे काम नहीं चलेगा वरना। देखिए ये क्या है, नई ईवीएम आने की बात चल रही है, 2019 में जो इलेक्शन होंगे उसके बारे में बात चल रही है। तो M3 टाइप पी ईवीएम ये मशीन नहीं आएगी, बनाई किसके द्वारा जाती है नॉर्मली मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और दूसरी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो एक कंपनी के दोनों का नाम याद रखिए, एक ही तरीके की स्कीम बनाते हैं। पेज 11 पे न्यूज थी, ये पीछे छूट गई थी मेरे से, ठीक है ना, अब यहाँ पे बता रहा हूँ इनको। क्या है ये, पीएम 150th ऑफ एनिवर्सरी बनाई जा रही है, किसकी बनाई जा रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की। तो वो तो बनाई जा रही है, वो अच्छी बात है, वो उन्होंने मिठाई मिठाई खाई, हम हमारे देखने वाली क्या चीज है, स्टेब्लिश कब हुआ था, 1834 में स्टेब्लिश हुआ था। तो 1834 में स्टेब्लिश होने के बाद में आगरा शिफ्ट हो गया था विद इन 1 ईयर, फिर आगरा से फिर इलाहाबाद शिफ्ट हो गया 1868 में, ठीक है। तो कुछ सालों बाद परमानेंट जो बैचेज की लखनऊ में है, याद रखिएगा। और नरेंद्र मोदी जी आपको पता ही है, वर्ड अच्छे अच्छे निकालने में बहुत ही सातिर है, तो उन्होंने इसका नाम दिया है, इन्होंने इसका नाम दिया है, ये है तीर्था क्षेत्र, मतलब तीर्था क्षेत्र इसका नाम दिया, पिलग्रिमेज एरिया इन इंडियन जुडिशरी। तो ये इन्होंने नाम दिया इसका। तो ये दो तीन पॉइंट, तीन चीजों को याद रखिएगा। देखिए चीजों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं। फेसबुक पे मैंने आप लोगों को बोला था, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आया, उसके लिए मतलब थैंक्स अ लॉट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। तो प्लीज उसको शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा इसका यूटिलाइज किया जा सके। यहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी जो मैंने डिस्कशन किया है, और कंप्लीट न्यूज पेपर भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, जिन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है वो भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए फेसबुक पे जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, और अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, और लोगों को चीजें शेयर कीजिए, और एक दूसरे की हेल्प कीजिए, लोगों को पढ़ाइए भी। और अगर कोई भी कमी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको भी सही करने की अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।